नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम सहयोग के स्वरूप और सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। मेरे YouTube चैनल पर आपको सामाजिक महत्व के, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक और समाजशास्त्र विषय से संबंधित वीडियो देखने में आते हैं और आज हम जिस सहयोग के स्वरूप और सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, यह समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम का एक भाग है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। सहयोग सामाजिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सहयोग के माध्यम से ही हम अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक जीवन को व्यतीत करने के लिए हम दूसरे व्यक्तियों से सहयोग लेते हैं और दूसरे व्यक्तियों को सहयोग देते हैं और इसके माध्यम से समाज में सामाजिक संगठन बनता है, सामाजिक व्यवस्था बनती है और सभी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति होना संभव होता है। परंतु विभिन्न दशाओं में सहयोग सदैव समान प्रकृति का नहीं होता और इसलिए विभिन्न विद्वानों ने सहयोग के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। मैकाइवर के अनुसार सहयोग मुख्यतः दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग उस प्रकार का सहयोग है जब अनेक व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर आमने सामने की स्थिति में काम करते हैं, सहयोग करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं और यह मिलजुल कर कार्य करना, आमने सामने की स्थिति में कार्य करना प्रत्यक्ष सहयोग कहलाता है। उदाहरण के लिए मिलजुल कर फसल बोना, एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा साथ साथ खेलना और जीतने का प्रयास करना, ये दोनों प्रत्यक्ष सहयोग के एक अच्छे उदाहरण हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग। अप्रत्यक्ष सहयोग जब समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार का कार्य करके वह एक दूसरे को सहयोग देते हैं और उसके माध्यम से कार्य की पूर्णता होती है, तब इस प्रकार के सहयोग को अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। श्रम विभाजन के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किसी एक लक्ष्य, किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग किया जाता है और यह श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ग्रीन ने सहयोग के 3 मुख्य स्वरूप बताए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक सहयोग। प्राथमिक सहयोग का तात्पर्य प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य पाया जाने वाला सहयोग, प्राथमिक समूह के सदस्यों द्वारा एक दूसरे को दिया जाने वाला सहयोग प्राथमिक सहयोग है और इस प्रकार के सहयोग में समूह कल्याण की भावना की प्रधानता पाई जाती है। परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली आदि में पाया जाने वाला सहयोग प्राथमिक सहयोग का उदाहरण है। द्वितीयक सहयोग दिखावटी सहयोग या विशेषीकृत सहयोग होता है, जिसमें सहयोग द्वारा व्यक्ति अपने हितों को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिकतम प्रयत्न करता है और उस प्रयत्न के माध्यम से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। एक राजनीतिक दल में पाया जाने वाला सहयोग और एक मिल मालिक और श्रमिक के मध्य पाया जाने वाला सहयोग द्वितीयक सहयोग का उदाहरण है। पर इस प्रकार के सहयोग में दोनों अपने अधिकतम लक्ष्य को, अपने लिए व्यक्तिगत रूप से अधिकतम लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दल में लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, परंतु उनकी इच्छा होती है कि वह राजनीतिक स्थिति को प्राप्त करने में, राजनीतिक पद को प्राप्त करने में सफल हो जाए, दूसरा पीछे रह जाए। मिल मालिक और श्रमिक सहयोग के माध्यम से अपना काम तो करते हैं, परंतु मालिक का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना और श्रमिक का उद्देश्य होता है अधिकतम वेतन को प्राप्त करना। तृतीयक सहयोग किसी संघर्ष से बचने के लिए एक प्रकार का अस्थायी समायोजन है। अस्थायी समझौते के रूप में देखने में आता है और इसे अवसरवादी सहयोग का नाम भी दिया जा सकता है। विभिन्न संप्रदायों के बीच संघर्ष के पश्चात आपसी सामंजस्य होना इस प्रकार के सहयोग का एक उदाहरण है। राजनीतिक संघर्ष के बाद दो समूहों
और दो देशों के बीच होने वाला सहयोग भी तृतीयक सहयोग का एक उदाहरण है। आकबर्न और निमकाफ के अनुसार सहयोग के 3 भाग हैं: सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और सहायता मूलक सहयोग। सामान्य सहयोग वह सहयोग है जिसमें समान मनोवृत्तियों के कुछ लोग मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सांस्कृतिक उत्सवों के अवसर पर पाया जाने वाला सहयोग सामान्य सहयोग कहलाता है। मित्रवत सहयोग जब कुछ व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे को आनंद अथवा सुख प्रदान करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है तो इसे मित्रवत सहयोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ पुरुषों द्वारा एक साथ नृत्य करना, भ्रमण के लिए जाना, मिलजुल कर गीत गाना इसी प्रकार के सहयोग को स्पष्ट करते हैं। सहायता मूलक सहयोग में किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थायी सहायता की विशेषता पाई जाती है। श्रमदान में लगे व्यक्तियों का पारस्परिक सहयोग अथवा अकाल पीड़ितों के लिए सहायता कोष के उद्देश्य से नाटक खेलने वाले व्यक्तियों का पारस्परिक सहयोग इसी प्रकार के सहायता मूलक सहयोग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। सहयोग का सामाजिक जीवन में महत्व। सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन को और सामाजिक जीवन को संगठित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और व्यक्ति और समाज दोनों को प्रगति की ओर ले जाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। बोगार्ड्स का कथन है कि सामाजिक जीवन के लिए सहयोग इतनी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि इसके बिना पारस्परिक सहायता संभव हो ही नहीं सकती। सामाजिक जीवन में सहयोग के महत्व के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के लिए सहयोग आवश्यक है। मानव ने आदिकाल से लेकर वर्तमान युग तक, सभ्यता के प्रारंभिक युग से लेकर वर्तमान युग तक एक दूसरे को सहयोग देकर ही अपने आप को इतना उन्नत किया है, इतना विकसित बना लिया है। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सहयोग से ही यह संभव होता है। किसी भी समाज में होने वाले आविष्कार या खोज किसी एक व्यक्ति की देन नहीं होते, बल्कि इसमें बहुत सारे लोगों के सहयोग का समावेश होता है। सहयोग की प्रक्रिया व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा समूह कल्याण की भावना को अधिक महत्व देती है और इससे समाज में प्रगति होती है और समूह कल्याण की भावना को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सहयोग सामूहिकता का आधार है। मेरिल ने लिखा है कि सहयोग किसी सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों को साथ साथ मिलकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। व्यक्तिगत हितों को पूरा करने के लिए अलग अलग कार्य करने की इच्छा, अलग अलग कार्य को करना और उसके माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त करना, यह सहयोग है, यही सामूहिकता है। वास्तविकता यह है कि जब कुछ व्यक्ति एक दूसरे को सहयोग देते हैं तो इससे सामूहिकता की भावना प्रबल होती है, समाज में सामूहिकता की भावना बढ़ती है, सुदृढ़ होती है और समाज में जब सामूहिक जीवन का विकास हो जाता है तो उसके सदस्यों की मनोवृत्तियाँ, व्यवहार के तरीके और आकांक्षाओं में, इच्छाओं में भी समानता उत्पन्न हो जाती है। सहयोग से सामूहिकता में जितनी वृद्धि होती है, समाज में संघर्ष की संभावना उतनी ही कम होती जाती है। सामाजिक एकीकरण में वृद्धि करने में भी सहयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सच है कि किसी समाज में भी कभी भी पूर्ण एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बाद भी सहयोग की प्रक्रिया पारस्परिक मतभेदों को कम करके लोगों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहन देती है। इससे सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है। किसी समाज में सहयोग में जितनी वृद्धि होगी, समाज के सदस्यों का जीवन एक दूसरे पर उतना अधिक निर्भर होता चला जाएगा और वह एक दूसरे की निर्भरता से अपनी सामूहिकता को बनाते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। मानव अस्तित्व की रक्षा के लिए भी सहयोग अत्यंत आवश्यक है। बोगार्ड्स का कथन है कि सहयोग के फलस्वरूप ही विभिन्न व्यक्तियों और मानव समूहों का अस्तित्व संभव हो सका है। सहयोग न केवल व्यक्तियों और समूहों को सहायता और सुरक्षा देता है, बल्कि व्यक्ति सहयोग के द्वारा कम समय में अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। सहयोग से संपूर्ण समाज का जीवन भी अधिक संगठित और प्रगतिशील बनने लगता है।
सामाजिक उद्विकास का आधार सहयोग ही है। क्रोपोटकिन ने स्पष्ट किया कि शिक्षा वह आधार है जिसके माध्यम से सहयोग बढ़ता है और सहयोग के द्वारा सामाजिक उद्विकास संभव हो सका है। आदिम समूह विभिन्न संघर्षों द्वारा, युद्ध के द्वारा निरंतर अपनी जनसंख्या को कम करते रहे, लेकिन केवल पारस्परिक सहायता और सहयोग से ही उनका अस्तित्व सुरक्षित रहा। साथ ही इनमें से बहुत सारे मानव समूह आधुनिक सभ्य मानव समूहों के रूप में बदल गए। इससे स्पष्ट होता है कि आदिम युग से लेकर आधुनिक युग तक मानव को प्रगतिशील बनाने में शिक्षा, सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। व्यक्तित्व के विकास में भी सहयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन मानवीय गुणों की आवश्यकता होती है, वह सभी गुण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के द्वारा ही विकसित होते हैं और इस दृष्टिकोण से सहयोग ही सामाजिकरण का आधार है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थों पर नियंत्रण लगाकर, स्वार्थों पर नियंत्रण रखकर मिलजुल कर कार्य करने का प्रयत्न करता है और ये सब इसलिए संभव हो पाता है कि व्यक्ति में सामूहिकता की भावना पाई जाती है और इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और सामाजिक जीवन महत्वपूर्ण बन जाता है। पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग की प्रक्रिया वे दशाएं उत्पन्न करती हैं जिनसे एक संगठित समाज, एक संगठित व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए सहयोग को सामाजिक जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता, अनिवार्य विशेषता के रूप में स्वीकार किया जाता है। आप मेरे वीडियो लगातार देख रहे हैं। मैं अपने वीडियो को देखने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे वीडियो देखने के पश्चात आपकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया का इंतज़ार है। बहुत धन्यवाद।